हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सोमा स्पीक्स। कैसे हैं आप सब? तो इस चैनल पे हम बात करते हैं साइंस रिलेटेड। इस चैनल पे हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जहां हर किसी का एक ही सवाल होता है, लॉजिक। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, चाहे वो हमारे रिलीजन में हो, हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज में हो, चाहे वो कोई भी हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी में हो। हर समय हमें हर चीज़ का साइंस जानना होता है। और एक ऐसी साइंस जो हमारे हर एक डेली एक्टिविटी से रिलेटेड है वो है हमारा दिमाग। हर चीज़ हम जो कर रहे हैं हमारे दिमाग से पूछ कर रहे हैं, हमारे दिमाग से सोच कर रहे हैं। कितना सही से वो काम कर रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी इतनी सिंप्लिसिटी से, इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं कि शायद उसके बाद कभी आपके सामने कोई बहुत बड़ी साइंस का नाम लेना तो आपको कभी दिक्कत नहीं होती। और उनमें से एक इंसान, एक ऐसे व्यक्ति आज हमारे गेस्ट बने हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है सागर सर। वेलकम टू सोमा स्पीक्स। मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम, आई एम ग्लैड टू बी विद यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स नितिका तलवार मैम, और इसलिए भी कि आपने इतने ब्यूटीफुल कमाल के टॉपिक पर संवाद करने के लिए मुझे आज आपके इस पर्टिकुलर चैनल सोमा स्पीक्स के लिए आमंत्रित किया। ऑलराइट, तो हम बढ़ते हैं आज के एपिसोड में। बात करते हैं न्यूरो साइंस के ऊपर सागर कसेरा सर के साथ। एंड द बेस्ट पार्ट इज सर कि मेरे पास, इससे पहले कि मैं इसकी बिल्कुल ही साइंटिफिक चीज़ों में जाऊं, मैं इस वर्ड को और इस साइंस को बहुत सिंपली समझना चाहती हूं। पहले तो सबसे पहला सवाल ही मेरे आपसे ये रहेगा कि न्यूरो साइंस क्या है, कैसे, अगर किसी के सामने ये वर्ड आता है तो वो इसे क्या समझे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि मैक्सिमम युवाओं में भी आज न्यूरो साइंस को लेकर के बहुत सारी काइंड ऑफ अपवाद देखने मिल जाता है। अगर थोड़ा इसे हिंदी में हम कहें तो हम इसे कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र। हमारी उन कोशिकाओं के बारे में, न्यूरो जैसे कि आप जानते हैं ये मस्तिष्क से रिलेटेड है, दिमाग से रिलेटेड है, तो हमारी उन कोशिकाओं के बारे में जो हर व्यक्ति के अंतर मन के अंदर प्रतिस्थापित होती तो हैं, लेकिन वो उसे कैसे वी कैन से ओवरलैप कर पाए, कैसे उस चीज का प्रयोग कर पाए अपने जीवन में संपूर्ण सफलता समृद्धि हासिल करने के लिए, उसकी मन माफिक ऐच्छिक सफलता प्राप्त करने के लिए उसका सही प्रयोग वो किसी भी दिशा में हो सकता है। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने जीवन में लोगों के साथ व्यवहार करने से रिलेटेड हो, किसी भी सेक्टर में हो, जीवन के हर क्षेत्र में दिमाग सबसे उपयोगी है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बॉडी में आपका हाथ मूव करता है तो उसे इसका पर्टिकुलर थॉट माइंड से जाता है, वो नर्व्स काम करती है, तभी जाकर के ये हैंड मूव कर रहा है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरा दिमाग सबसे पहले काम करेगा, उसके बाद वर्ड्स मेरे मुंह से निकलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ न्यूरो साइंस, कि हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर डेली रूटीन में जितने भी काम करते हैं वो सब कुछ इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मानव शरीर इसके बिना कुछ भी नहीं है। वाओ, तो अगर हम इसके और डेप्थ में चले तो हम अगर न्यूरो साइंस की बात कर रहे हैं कि वो हमारे दिमाग की साइंस है, किस तरीके की हम डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो सर डेली एक्टिविटीज़ में ये किस लेवल तक इम्पैक्ट करता है? या मैं इसको ऐसा कहना चाहूँगी कि क्या अगर हम इसके अकॉर्डिंग काम ना करें, या कुछ ऐसे रूल्स होंगे शायद न्यूरो साइंस में, अगर हम उनके अकॉर्डिंग काम ना करें, अगर हम अपने यही ना समझें कि हमारी बॉडी कैसे वर्क कर रही है, हमारा दिमाग कैसे वर्क कर रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ सकती है? आई डू एग्री फर्स्ट ऑफ ऑल कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं मैम, प्रॉब्लम का अंबार खड़ा हो सकता है यदि हम इसके बेसिक्स को ना समझें तो। और ये बहुत बेसिक एक्टिविटीज की तरह ये काम करता है। अगर मैं आपको इस बात को थोड़ा स्पिरिचुअली समझाना चाहूँ तो मैं इस पर रिलेट करना चाहूँगा कि हम कुछ भी एक्टिविटी कर लें, चाहे हम किसी डिस्क चले जाएं, पब चले जाएं, या हम अपने आप को एग्जॉस्ट करने के लिए या अपने आप को संतुष्टि शांति देने के लिए कुछ भी ऐसा काम करें, बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप कुछ कमी या अभाव महसूस करेंगे। और वही चीज़ आप अपनी लाइफ में कंप्लीट पाएंगे जब आप किसी मंदिर में गए हैं, जब आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हुए हैं,
जब आप थोड़ा सा शांति में बैठे हैं, जब आप अपने आप से बात कर रहे हैं, तो ये इस बात को इंगित करता है, इस बात को पर्टिकुलरली जस्टिफाई करता है कि जब तक हम अपने व्यक्तित्व की खोज बाहरी दुनिया में किसी संसाधनों पर या किसी रिसोर्सेज पर या हमारी अचीवमेंट्स को भौतिक चीज़ों पर आधारित करके रखेंगे, तो हम अपनी लाइफ में कभी भी बहुत ज़्यादा पीस नहीं पा पाएंगे। उसके लिए एक ही काम करना होगा कि हमें अपने आप को खोजना है। तो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक थिंग। और यही स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, यही अध्यात्म सिखाता है कि हम स्व को खोज पाएं, हम अपने आप को जान पाएं। आपने अगर मैं थोड़ा सा बचपन से रिलेट करूं तो हमने वो शक्तिमान शायद देखा हो, दूरदर्शन पर आता था और उसका एक ट्यून था, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। पूरा तो नहीं गा पाऊंगा लेकिन अंत करता हूं। तो आखिरी में वो बहुत खूबसूरत सी लाइन बोलते हैं, हो जाता है आदमी को अपना ज्ञान, बनता है वो शक्तिमान। तो इज ऑल अबाउट द थिंग कि जब हम स्व का ज्ञान करते हैं, जब हम अपने आप का बोध हमको हो जाता है, हम अपने आप से खुद को पहचान पाते हैं, तब हम अपनी शक्तियों को भी समझ पाते हैं। हर व्यक्ति में परमपिता परमेश्वर ने अदृश्य शक्तियां कूट कूट कर भरी हैं, इतनी अदृश्य कि आपको शायद विश्वास भी ना हो। लेकिन अदृश्य ताकतों पर मुझे ऐसा लगता है ज्यादा बिलीव करना चाहिए। एक उदाहरण और दे देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी, उसका करंट आपने शायद महसूस ना किया हो, देखा ना हो, है ना, लेकिन कभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग जाए तो पता चलता है कि कुछ लगा है। और यदि अच्छे से लग जाए तो वो डायलॉग शायद काम आ सकता है कि आदमी उठता नहीं उठ जाता है। तो दिस इज व्हाट द अदृश्य पावर which is I particularly want to refer। यह तंत्रिका विज्ञान परमात्मा के द्वारा दी हुई हम सबको एक अनुपम भेंट है। आप यदि इसको ऐसे समझें कि कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस ब्रेन, हर व्यक्ति ने इस बात मतलब यूजुअली लोगों ने इस बारे में रिसर्च किया होता है। कॉन्शियस यानी कि वो ब्रेन जब आप जाग रहे हैं तो आपके लिए काम करता है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जब आप सो भी रहे हैं तब भी वो जाग रहा है। कुछ तो ऐसा है जब आप आपका कॉन्शियस ब्रेन काम नहीं कर रहा बट फिर भी आपका सबकॉन्शियस तो एक्टिव होता है 24/7। तो हम इसे यदि चैनलाइज कर पाए प्रॉपर वे में तो हम अपनी पूरी लाइफ को बहुत कमाल की बना सकते हैं, बहुत कमाल की। तो सबसे जो आपने इसमें एक लाइन जो हमारे को शक्तिमान के थ्रू एग्जांपल दिया वो बहुत ही बेहतरीन था। आपने जैसे बात करी सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड की, बहुत लोगों को इस चीज़ में एक यही नहीं पता, बहुत आम तौर पर लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए बहुत बेसिक है। कॉन्शियस ब्रेन यानी कि आपके मस्तिष्क का वो हिस्सा जो आपको इमीडिएट इफेक्ट पर सोचने के लिए या क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। अमूमन ऐसा माना गया है तंत्रिका विज्ञान में कि जब व्यक्ति अपने स्लीपिंग आवर्स में नहीं होता तब तक उसका कॉन्शियस ब्रेन काम कर रहा है, और जब वो स्लीपिंग आवर्स में है तब उसका कॉन्शियस ब्रेन तो रेस्ट मोड में आता है लेकिन सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस आपके मस्तिष्क का वो हिस्सा जो एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें बचपन से लगा करके अब तक आपने अपनी लाइफ में जो भी चीजें देखी हैं, जो चीजें सुनी हैं, जो चीजें जिस भी माध्यम से आपने अडॉप्ट किए हैं आपकी पर्टिकुलर लाइफ में, आपने अपने मेंटल सेट में, माइंड सेट में फीडिंग की है, वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस में स्टोर है। चाहे वो आपने सोच समझ के की हो या वो आपने जाने अनजाने में की हो, लेकिन फीडिंग तो हुई है और वही फीडिंग मानव का व्यवहार बन जाती है क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में है। आपने महसूस किया होगा कि हर परिस्थिति में आप 10 लोगों को रख दीजिए एक परिस्थिति के अंदर, वो 10 की 10 लोगों का व्यवहार उस एक परिस्थिति पर अलग 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 होता है। और ऐसा क्यों है? सिर्फ उसके पीछे कारण है कि उनकी जो बीइंग डेवलप हुई है फ्रॉम द बॉटम, व्हेनेवर दे स्टार्ट अहेड बाय बर्थ, तब से वो जो उनकी बीइंग डेवलप हुई है वो उस तरह से हुई है कि वो उनका व्यवहार में उनकी बीइंग नजर आती है। ऑनेस्टली मदर वॉर्म में जब हम पहुंच जाते हैं, हम आते हैं, तभी से ही आप मान करके चल लीजिए कि आपका सबकॉन्शियस काम करना चालू कर चुका होता है। वो एक कथा तो आपको पता ही होगी अभिमन्यु वाली कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसना यानी उसको भेदना तो अपनी माँ के गर्भ में सीख लिया था, लेकिन उससे निकलना वो सीख नहीं पाए। somehow whatever it was the reason,
बट द थिंग इज, यहाँ से एक बात हम समझ सकते हैं कि तब से ही हमारा सबकॉन्शियस काम करना चालू कर चुका होता है। ऑलराइट, तो सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रात को ना सोते नहीं है, नींद नहीं आती है लोगों को। तो अगर जैसे हम ये बात करें कि जो हमारे स्लीपिंग आवर्स होते हैं उसमें हमारा सबकॉन्शियस एक्टिवेटेड होता है, तो जो लोग सोते नहीं है, नींद नहीं आती, उसका रीजन कोई भी हो सकता है, या तो वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं या फिर वो रेडिएशन से इतना एक्सपोज्ड है, कोई भी वजह हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस समय डैमेज कर रहे हैं, खराब? एग्री, टोटली एग्री, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके पीछे एक रीजन और भी है, वो है मोबाइल फोन, राइट। आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। आप तो एक बात जानते ही हैं कि दुनिया में कुछ भी करने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने अच्छी सफलता को अचीव करने के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है फोकस। बिल्कुल। हमने वो बहुत खूबसूरत उदाहरण तो बचपन में करके देखा होगा ना, एग्जाम्पल ऑफ ग्लास को हम यदि पेपर पे रखें और सनलाइट में फोकस कर दें तो वो जलने लगता है जी। इसी तरह सिखाया जाता है कि यदि आप फोकस हो गए किसी पर्टिकुलर चीज पर तो आप अपने जीवन में उसे पा ही जाएंगे। लेकिन ये फोकस डिस्टर्ब करता है हमारा मोबाइल फोन, जिसमें हम आजकल युवा स्पेशली यंगस्टर्स रील्स देखते हैं बहुत ज्यादा, राइट। जब ऑन और रील देखना स्टार्ट किया तो वो 30 सेकंड का रील 12 सेकंड, 10 सेकंड, 6 सेकंड के अंदर हम उसे स्क्रॉल कर देते हैं, स्वाइप कर देते हैं। थोड़ा सा किसी रील के अंदर आ गया, तू कुछ कर सकता है, तो कुछ करके दिखा सकता है, तो मोटिवेशन ऊपर चला जाता है, डोपामिन एकदम शूट अप होता है। और अगली रील आई, रोतलू सा कोई पॉइंट उस पर आया तो दोबारा से हम भटक जाते हैं। ये जो फोकस भी शिफ्ट होता है, ये फोकस उसकी पूरी लाइफ को ही स्पॉइल कर रहा है जाने अनजाने में, क्योंकि हमने अपना फोकस एक चीज के ऊपर ज्यादा समय रखने के बजाय स्वाइपिंग हैबिट में बना दिया होता है कि स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, तो फोकस शिफ्ट हो रहा है। और बचपन से ही यंग एज के अंदर ये चीज डेवलप आज हो रही है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं खुद मेरे घर में भी देखता हूँ, मेरी बिटिया है अभी 3.5 साल की है, मेरी वाइफ थोड़ा समय बच जाए करके तो उसके हाथ में मोबाइल थमा देती है। हालांकि मुझे जब भी मौका मिलता है मैं उसे ले लेता हूँ, क्योंकि ये भी उसका सबकॉन्शियस डैमेज कर रहा है। लेकिन बात आपका सवाल नींद से रिलेटेड था, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप अपनी लाइफ में अपने स्लीपिंग और के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आप अपनी पूरी पूरी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज आपको शायद समझ ये बात नहीं आएगी आपकी यंग एज में, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो आप इस बात को महसूस कर पाएंगे कि आपने अपने आप को बहुत बड़ा फिजिकल डेंट लगाया है सिर्फ नहीं सो करके। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि 6 से 8 घंटे का नींद तो कम से कम पूरा करें। और एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, यदि हम इसे थोड़ा सा मतलब साइंटिफिक तरह से लेके जाएंगे तो रात को 12 बजे के बाद यदि हम सोते हैं तो आप मान के चल लीजिए 10 बजे के बाद से 12, ये जो 2 घंटे का पीरियड है ना, ये आपकी लाइफ का एक ऐसा पीरियड होता है, हर व्यक्ति के लिए है, क्योंकि ये मून से चलता है बेसिकली। जैसे कि सूरज ढला, मून वेव होता है, और हम देखते हैं कि जो मून और स्टार्ट हो गए हैं, हमारा बॉडी उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाता कि वो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपनी मेजर इफिशियंसी दे सके। अब यदि आप इसके बाद के जितने और आप जाग रहे हैं, 10 के बाद लेट्स सपोज आप 2 बजे सोते हैं या 3 बजे सोते हैं, तो आपने अपनी प्राइम, आपकी लाइफ का हीलिंग टाइम आपने खराब कर दिया है। और वो हीलिंग टाइम यदि आप खराब कर चुके हो तो आपको वो रिफ्रेशमेंट 3 बजे सोकर सुबह चाहे 10 बजे उठेंगे, वो रिफ्रेशमेंट आप फील नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल होता है ऐसा। तो इसीलिए ये भी निवेदन है कि यदि आप 12 के आसपास सो जाएं तो आप अपनी पूरी हेल्थ को आप अच्छा रख पाएंगे, और हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है तो आप अपनी लाइफ के अंदर असीमित वेल्थ कमा सकते हैं। तो क्या यूजुअली सी नंबर ऑफ द पीपल लाइक वेल्थ कमाने के लिए हेल्थ गवा दीजिए, और फिर जब हेल्थ चाहिए तो उसी वेल्थ को लगा के हेल्थ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये टोटल लॉस होता है। तो सर जैसे आपने बताया ना सोने से भी हम अपनी लाइफ कितनी खराब कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अभी कमेंट करेंगे हमें नींद ही बहुत आती है, हम सोते ही बहुत ज़्यादा है, हम रात को भी सो ले, हम सुबह भी सो जाते हैं। उसके पीछे का क्या साइकोलॉजी? इसके पीछे तो एक ही साइकोलॉजी है कि आपने अपने जीवन में बर्निंग डिजायर जगाई हुई नहीं है। दैट यू नीड टू फाइंड योर स्पेसिफाइड गोल। हुए क्यों हो आप? कहते हैं 2 दिन इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला दिन वो जिस दिन आपका जन्म हुआ, आपका बर्थ डे, और दूसरा वो जब आपको पता चल जाए कि ये जन्म हुआ क्यों है।
तो ये वो कैटेगरी है जो शायद अब तक ये खोज नहीं पाए कि ये हुए क्यों हैं। मैं कोट करना चाहूँगा हमारे देश के सबसे कामयाब राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का कोट कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो एक समस्या हमने देखी, सपने पूरे करने के लिए सोना भी जरूरी है, लेकिन ये दूसरी समस्या है जहाँ व्यक्ति सपना देख ही नहीं रहा तो उसके पास उठने का कारण ही नहीं है। वो उठे क्यों मॉर्निंग में, उसके पास कोई रीजन नहीं है। जब कारण नहीं होता, बर्निंग डिजायर नहीं होती, तो कंफर्ट जोन में लाइफ चली जाती है। और कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए आपको अपने आप को एक बर्निंग डिजायर देनी पड़ेगी, एक स्पार्क लगानी पड़ेगी, कुछ सपने अंतरात्मा में जगाने पड़ेंगे जो आपको सुबह उठा दें। सर, अगर हम न्यूरोसाइंस की ही तरफ चले और उसके बारे में बात करें तो कुछ बेसिक रूल्स या प्रिंसिपल्स के बारे में हमारे को बताइए। जरूर। मैंने चूंकि से अध्यात्म से रिलेट किया तो मैं समझने में आसान होगा, इसलिए मैं आपको ये बात बताता हूँ कि 2-4 बातों का आपने विशेष ध्यान देना है। नंबर 1, यदि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सस्टेनेबिलिटी के साथ प्रोग्रेसिव नोट पर आगे लेके जाना चाहते हैं तो नंबर 1, आपने मेंटल पीस एंड द मेंटल हेल्थ, इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जानी चाहिए मेंटल पीस, सबसे बड़ी प्राथमिकता। और इस मेंटल पीस को खराब करने का अधिकार आपको अपने जीवन में किसी को भी नहीं देना है। किसी को भी नहीं मतलब किसी को भी नहीं। एक यदि कोई हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को बिल्कुल मत दीजिए, अगर कोई वाइफ है तो अपने पति को मत दीजिए, अपने बच्चों को मत दीजिए, अपने माता पिता को मत दीजिए, और अपने दोस्त यार रिश्तेदार को तो कतई मत दीजिए। आज की डेट में 90% केसेस में ये देखने में आता है कि हमने अपने माइंड को एक प्रॉपर्टी बना करके लोगों के सामने रख देते हैं और उनको ओपन अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आइए आप हमारी खोपड़ी में झोपड़ी बना के इसको इंक्रोच कर लीजिए। तो मैक्सिमम लोगों का जीवन इसलिए खराब है कि उनके माइंड में आ रहे विचार उनके अपने नहीं है, उनके माइंड में आ रहे विचार उनके सराउंड के हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी लाइफ में आपकी मेंटल हेल्थ आपकी पहली प्राथमिकता रखनी। कुछ भी हो जाए लाइफ के अंदर, लेकिन मैं कभी भी मेरी मेंटल हेल्थ को, मेरे मेंटल पीस को किसी को भी डिस्टर्ब करना अलाउ नहीं करूंगा। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। थोड़ा प्रैक्टिस से होगा, लेकिन ये कमिटमेंट करना पड़ेगा। एक दिन एकदम से नहीं हो जाएगा। अब सवाल आते हैं कि किसी ने मुझे ऐसा कह दिया, किसी ने मुझे वैसा कह दिया, इसने यूं कह दिया। तो किसी के कहने से यदि आप ट्रिगर हो रहे हो, इट सिंपली मीन कि आपने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में रखा हुआ है। तो यार यदि आप अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी भी XYZ के हाथ में देते हैं और वो जैसा इमोशन ट्रिगर करता है आप वैसे इमोशंस में आप आ जाते हैं, तो इट सिंपली मीन आप बहुत बुरी अवस्था में हैं। और इस अवस्था में आपका अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी तंत्रिकाओं को रूल करना है ना। यू नीड टू बी मास्टर ऑफ योर माइंड। यदि आप अपने माइंड के खुद मास्टर नहीं हैं तो आपके लिए बहुत बुरी स्थिति है। और इसीलिए ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए कि एट एनी कॉस्ट मैं अपने माइंड को किसी को रूल नहीं करने दूंगा। जब आप अपने आप पर काबू करते हैं, यानी आपका सेल्फ कंट्रोल होता है आपके मन पर, आपके माइंडसेट पर, तो आप मान के चलिए आपने लाइफ की लगभग समस्याओं पर काबू पा लिया। क्योंकि दुनिया में समस्याएं बाहरी नहीं हैं, अंदरूनी हैं। खुशियां बाहरी नहीं हैं, अंदरूनी हैं। आपको कुछ मिल जाए तो आपको लगता है मैं कुछ अचीव कर लूंगा तो मैं खुश होऊंगा। ऐसा नहीं है, वो कुछ समय की होती है। लेकिन यदि आप मन से खुश हैं, आपने अपने मन के अंदर हैप्पीनेस आपकी लाइफ में सबसे पहली प्राथमिकता है, तो आप मान के चलिए कि आप जिंदगी के सबसे लकीएस्ट बीइंग बन गए हैं, क्योंकि आपने अपनी तंत्रिकाओं पर, अपने मेंटल सेट पर कंप्लीटली आपका सेल्फ कंट्रोल है। तो ये पहली बात है। दूसरी चीज, इसी के साथ में आपको कोशिश करनी है कि जब भी आप अपनी किसी भी पार्ट पर या कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम पर आगे बढ़ते हैं, किसी लक्ष्य पर आगे बढ़ते हैं, तो उस पर्टिकुलर टारगेट को फुलफिल करने में कितने भी सेटबैक्स आ जाएं, यहाँ पर आपका पहला फोकस होना चाहिए कि यदि मैंने कोई गोल डिसाइड किया है तो मैं अपने उस गोल की तरफ किसी भी स्थिति में मूव ऑन करूंगा, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस को करप्ट करता है और अल्टीमेटली आप अपना मेंटल सेट फेलियर के लिए तैयार करते हो। एक बहुत खूबसूरत सा कोट है, सक्सेसफुल बीइंग्स आर प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड एंड प्रोग्राम देयर माइंड फॉर सक्सेस एंड सिमिलरली ऑन अ फेलियर नोट दे डिडंट डू। तो बहुत बेसिक क्रिया है। यदि कामयाब होना है
तो आपको इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, रीवायरिंग ऑफ योर माइंड करनी पड़ेगी। और बचपन से बहुत सारी ऐसी बातें हमारे मन मस्तिष्क में घर करी होती हैं जो हमारे लिए जिंदगी में न कामयाब होने का कारण बन जाती हैं। जैसे कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, शुरुआत से सुनते आ रहे हैं और वो दिमाग के अंदर चला जाता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। तुम थोड़ा घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हें आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। ये कहने को तो सिर्फ कहावतें हैं, लेकिन कैसे ये आपका सबकॉन्शियस बिगाड़ रही हैं ये आपको बाद में जाके समझ आता है, क्योंकि आपने अपने मेंटल फीडिंग में डाल दिया है पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अगर इसे आध्यात्मिक तौर पे समझें तो अफर्मेशन एंड द मैनिफेस्टेशन, जब आप किसी बात को लगातार बार बार लगातार अफर्म करते हैं तो आपकी जिंदगी में होने लगता है। आकर्षण का नियम ठीक इसी पर काम करता है। वॉट एवर द थिंग दैट यू आर अट्रैक्टिंग मन से, वही चीज आपके जीवन में होती है। तो इसीलिए अपने विचारों पर फोकस करना शुरू करें। आकर्षण का नियम 3 आसान शब्दों में जीवन बदलता है, विचार बनाएं जिंदगी। तो ये आपके विचार ही तो हैं, थॉट्स ही तो हैं जो आपका जीवन बनाते हैं। तो पॉजिटिव ब्रिक्स एडिफाई करने की कोशिश करिए, कुछ भी हो जाए ऑप्टिमिज्म जीवन से जाना नहीं चाहिए। मुझे एक अच्छा उदाहरण याद आया। आपने हेनरी फोर्ड का मे भी नाम सुना हो। हेनरी फोर्ड फोर्ड मोटर्स के संस्थापक थे। उन्होंने अपनी पहली कार जब बनाई तो वो हेनरी फोर्ड फर्स्ट कार में बैक गियर डालना भूल गए। अब वो सुपर फ्लॉप मॉडल हो गया। अब चूंकि वो सुपर फ्लॉप था तो लोगों के लिए हंसी उड़ाना, ताने कसना, फप्तियां देना ये बहुत इजी प्रैक्टिस थी। अब उनकी एंटायर टीम में एक भी व्यक्ति इतना ट्रेंड नहीं था, किसी को अनुभव नहीं था कि वो एक मास्टर कार बना सके, एक सक्सेसफुल मॉडल तैयार कर सके। बट उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी ड्रीम कार इंट्रोड्यूस कर दी। जब उनको पूछा गया कि आपने ये कैसे की, तो वो कहते थे मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे की, मैं सिर्फ एक बात जानता था कि मुझे ये करना है और मैं मेरी सारी टीम को रोज जाके कहता था कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर दोगे, आप ये कर सकते हो, आप ये कर दोगे। लगातार बार बार लगातार द पॉजिटिव मेंटल फीड अप, वो रास्ते बना दिए जो शायद एक असंभव काम था वो पूरा हो गया। ऐसी कई सारी घटनाएं आप लोगों ने देखी होंगी। ऐसे असंख्य लोग हैं हमारे साइंटिस्ट जिनका हम नाम जानते हैं, लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये वो लोग बन पाए जिन्होंने उनकी लाइफ में उनके मेंटल सेट पर बहुत ज्यादा फोकस किया और वो कर दिखाया जो असंभव सा था। ब्लैक होल किन्होंने बनाया, मे बी आप इसके बारे में रिसर्च करें। तो जब ब्लैक होल की संरचना हुई तो ब्लैक होल को डेवलप करने वाला व्यक्ति फिजिकली अनफिट था, उसका पैर काम नहीं करता था, उसकी बॉडी मूव नहीं कर पाती थी। उस स्थिति के बावजूद भी सिर्फ दिमाग की ताकत से इतना बड़ा आविष्कार हो गया। तो व्हाट इज इट? तो आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी अनुपम प्रकृति परमात्मा की उपहार आपके पास है, जो पैरानॉर्मल पावर्स आपको देता है। और वो पैरानॉर्मल पावर्स हम साथ लेके घूमते हैं, बस उसे एक्टिवेट करना है। और वो गलतियां जो छोटी छोटी हम कर देते हैं जिससे हम करप्ट करते हैं अपने माइंडसेट को। एक छोटा उदाहरण और देता हूं, आप इस बात को समझ पाएंगे। आप जब रात में सोए, किसने अपने आप से कहा कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है? वो कौन था? वो आप खुद थे। आपने कमिटमेंट की खुद से कि मुझे 6 बजे उठना है और आपने अलार्म डाल दिया 6 बजे उठने का। लेकिन 6 बजे जब आप उठने के लिए आपका अलार्म बजा तो आपने क्या किया? स्नूज, राइट? थोड़ा लेट उठता हूं, अभी तो थोड़ा और सो लेता हूं। अब आप ये क्या कर रहे हो? खिलवाड़ अपने सबकॉन्शियस के साथ। तो दिस इज व्हाट जो करके हम करप्ट कर देते हैं। अब आपका सबकॉन्शियस इस तरह से ट्रेंड हो चुका है। अब जब आप इसे कोई फीड देते हो ना कि मुझे ये काम किसी भी हालत में अचीव करके दिखाना है, तो आपका सबकॉन्शियस पता है आपको क्या कहता है? वो आपको सीरियस ही नहीं लेता। वो कहता है ये वही व्यक्ति है ना जिसने कहा था 6 बजे उठूंगा और फिर थोड़ी देर के बाद कहा थोड़ा और सोऊंगा। तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए काम करना बंद कर देता है और हम में से 90% लोगों के साथ ये हो रहा है। तो इसलिए जागिए और अपने सबकॉन्शियस की ताकत को यूटिलाइज करना आपके जीवन में शुरू कर दीजिए और आप देखिए कि आने वाले टाइम में आपको कमाल के परिणाम आप ही का ब्रेन देने वाला है। वाह, मजा आया सर बहुत आपकी बातें सुन के। आखिरी में मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी कि सर, अगर जैसे आपने हमारे को कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताए, कुछ हम आप लोगों को अगर बता सकते हैं कि डेली लाइफस्टाइल में वो क्या चेंजेस करें अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस, जिससे वो इन गोल्स की तरफ और बेटर बढ़ सकते हैं।
बहुत अच्छा सवाल आपने किया। डेली लाइफस्टाइल में कुछ साधारण परिवर्तन करके, कुछ साधारण मैं यूज कर रहा हूँ, साधारण परिवर्तन करके आप असाधारण तरक्की हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, अपना रूटीन प्लान बनाइए। वो रूटीन प्लान एक फिक्स्ड रूटीन प्लान की तरह काम करना चाहिए, चाहे वो कितना बोरिंग आपको नजर आए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हैं। तो व्हेनेवर दैट वी आर लुक टुवर्ड्स सम ऑफ द एक्साइटिंग प्लान, हम कुछ एक्साइटिंग प्लान के लिए जब हम सोचते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो एक्साइटिंग प्लान्स सबसे पहला रोल प्ले करता है इनडिसिप्लिन लाइफ की ओर। बिकॉज हम चाह रहे हैं कुछ एक्साइटिंग हो जाए जिंदगी में, तो वो कुछ तूफानी करते हैं। कुछ तूफानी के चक्कर में हम एक रूटीन ब्रेक करते हैं, और रूटीन ब्रेक होने के कारण हमारी लाइफ एक ऐसे पाथ पे चली जाती है जिससे हम उस रूटीन को फॉलो नहीं करते जो हमें सफलता के लिए चाहिए है। लेट अस सपोज वैकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग यदि आप कर पाएं तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत वैल्यू ऐड करने वाला होगा। लेकिन यूजुअली दिल्ली का तो मुझे नहीं पता मैम, इंदौर में तो हमारे यहाँ लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोने जाते हैं क्योंकि वो शराफा चौपाटी का आनंद ले रहे होते हैं और 3:30-4 बजे सोते हैं। तो आपने किस तरह से अपनी लाइफ खराब करी है, और हम खुद ये कर रहे होते हैं। और यंग एज के अंदर ये डिस्टर्बेंस आपकी पूरी लाइफ बर्बाद करता है। ब्रह्म मुहूर्त उठ जाएं, चाहे 1 घंटे के लिए उठ जाएं, थोड़ी प्रैक्टिसिंग कर लें, जो आपको अच्छा लगता है, जिस कलर में आपकी श्रद्धा है, जिस भगवान में आपका विश्वास है, उसको मान के बैठें, अपने लक्ष्य को मैनिफेस्ट करें, आकर्षण के नियम का प्रयोग करें, पॉजिटिव फीडअप करना स्टार्ट करें। ये पहला प्रैक्टिस होगा। नंबर 2, जैसे कि मैंने कहा, अपने मेंटल पीस को किसी को अलाउ नहीं करना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपके परिवार का, आपका क्लोज मेंबर या आपकी फैमिली का, आपका दिल का सबसे करीबी व्यक्ति क्यों ना हो, या आप राह चलता कोई भी XYZ। यूजुअली आपने देखा होगा हमारा अपने माइंड पर कंट्रोल इतना कम है कि हम रास्ते से निकले हैं, सामने वाला व्यक्ति बस हमसे टकराते टकराते बचा है और वो हमें घूर के देखा, उसके घूर के देखने से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें मन कर रहा होता है कि मैं इसलिए मुझे घूरा कैसे, अब तो मैं तरीके वाला कुछ कर दूंगा। तो इस कमजोर अवस्था को जो हमने बनाया, इसे भी बदलना होगा, और इसी को हम कंट्रोल करना कहते हैं अपने आप पर, कि आप खुद पर कंट्रोल, आपका नियंत्रण आपके मस्तिष्क पर, कि कब, कहां, कैसे, किस तरह से उसे बिहेव करना है, ये आपकी प्रैक्टिसिंग में लेके आएंगे तो होने लगेगा। एंड नंबर 3, कि अपने गोल के लिए जो भी आपने टारगेट लिया, पूरी ताकत के साथ, पूरे ऑप्टिमिज्म के साथ, विश्वास रख के आपने आगे बढ़ना है। अध्यात्म में कहा जाता है विश्वासम फलम दायकम, विश्वास फल देने वाला है। आप जिस भी चीज पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो आपके लिए होने लगती है। हेनरी फोर्ड का ही वर्ड है, इफ यू बिलीव यू कैन, एंड इफ यू बिलीव यू कांट, इन बोथ वेज योर बिलीव वर्क्स फॉर यू। आपका बिलीव ही आपके लिए काम करेगा, किसी और की मान्यताएं आपका जीवन नहीं बनाएंगी, आपकी अपनी मान्यताएं आपका जीवन बनाएंगी। लेकिन वो मान्यताएं कौन बनाएगा? वो मान्यताएं आप बनाएंगे। तो दिस इज द टाइम टू बिल्ड अ पॉजिटिव मान्यताएं। सर, आप सच में बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। थैंक यू। आपसे बात कर कर बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने जैसे बोला कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप एक CEO हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और एक न्यूरोसाइंस एक्सपर्ट हैं। तो मेरे पास बहुत कुछ है बात करने को। और आखिरी में एक सवाल और आपसे कि सर, मेडिटेशन के पीछे लोग बहुत भागते हैं जी। अगर मैं न्यूरोसाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से इससे जानना चाहूँ तो क्या मेडिटेशन सच में दिमाग को शांत करता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। यदि मैं आपको इसे आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट न करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताऊं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जिस संस्कृति को हम बिलोंग करते हैं, सनातन ही विज्ञान है। सनातन अपने आप में विज्ञान है। हमारी धर्म, हमारे पंथ की एक एक गतिविधि जो हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, वो संपूर्ण विज्ञान है। मेडिटेशन योग का एक अंग है। अष्टांग योग यदि हमने सुना हो, तो उस योग के 8 अंगों में से एक है ध्यान, जिसे हम मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन संपूर्ण जीवन के लिए सबसे उपयोगी क्रिया है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप खुद की खोज के लिए आप प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, जिसमें मैं को आप शून्य पे ले जाते हैं, नल एंड वॉइड अवस्था में लेके जाते हैं। मैं यानी माई सेल्फ, आपको अपने आप का भान नहीं होता और आप उस अनंत की खोज में हैं जो आपके अंदर में विद्यमान है। जैसे कि हमारी सनातन संस्कृति हमें सिखाती है, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम। तो हमारे अंदर के अंदर वो सब कुछ है
जो हमें चाहिए है हमारी ज़िंदगी में प्राप्त करने के लिए। तो मेडिटेशन एक बहुत बड़ा और विस्तृत टॉपिक है, उतना डीप में मैं नहीं जाता, लेकिन यंग एज में लोगों को मैं ये सलाह जरूर देना चाहूँगा कि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जिस भी तरह से आप करते हैं आप ध्यान जरूर करें। और यदि ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन किसी और भी टाइम करते हैं तो ये काम आपके लिए जरूर करेगा, बट आपको इसे लगातार बार बार करना पड़ेगा। पैशंस ये रखना बहुत मुश्किल काम है। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, रील हम स्क्रॉल कर रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स, हमारा फोकस डिस्टर्ब हो रहा है। तो फोकस गेन करने का, फोकस लाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? जब आप ध्यान करते हैं किसी एक चीज पर, एकांत में, अकेले, बिना मोबाइल के, बिना किसी चीज के, अपने थॉट पर कंट्रोल करके 5, 7, 10 मिनट बैठ पाना बहुत बड़ा चैलेंज है जी। ये चैलेंज यदि रोज लेते हैं तो आपके लिए ये डेफिनेटली काम करने वाला है। और ये कैसे काम करता है, कितना काम करता है? मेलोडी है चॉकलेटी, खुद खाओ जान जाओ। सिमिलरली जस्ट डू द प्रैक्टिस और टेस्टिमोनियल आप देंगे। वाओ, तो सर मुझे तो बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम इट्स सुपर, कंप्लीटली अमेजिंग। आपके जो सवाल थे बहुत इंटेलेक्चुअल और उस तरह से आपने डिज़ाइन किए जो आपकी ऑडियंस को साधारण तरह से समझ में आ सके। तो आई एम कम्प्लीटली ग्लैड कि आज आपके साथ मुझे मिलने का मौका मिला, आपके इतने प्यारे सवालों के जवाब देने का अवसर मिला। Thank you so much, sir, for being at Soma Speaks, and thank you so much for being such a lovely audience. जो भी पार्ट आपको इस पूरे पॉडकास्ट का सबसे इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताइएगा, and hope to see you soon. Bye bye everyone, take care.